नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एशिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां यानी भारत और चीन, इन दोनों देशों के बीच, इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारत के पूर्वी लद्दाख हिस्से के एक इलाके में बहुत लंबे समय से सैन्य टकराव चल रहा है और यह सैन्य टकराव और तनाव की स्थिति लगातार पिछले 10 महीनों से बरकरार थी। और यहां पर आपके लिए यह जानना जरूरी है दोस्तों कि जब भी दो देशों के बीच मिलिट्री स्तर पर सैन्य टकराव होता है, यानी टकराव होता है मिलिट्री स्तर पर, सैन्य स्तर पर, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ता है और कहीं ना कहीं दोनों देशों के पीपल टू पीपल कांटेक्ट पर भी पड़ता है। दोनों देशों के जो रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं इस टकराव के कारण, इस स्टैंड ऑफ के कारण, इस पूरे के पूरे गतिरोध के कारण दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहां पर आपके लिए जानना एक और बात बेहद जरूरी है कि यहां पर बात किसी अन्य देश की नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर बात हो रही है भारत के साथ रिश्तों की, चीन की। वही चीन जो कि अपनी चालबाजी से कभी भी बाज नहीं आता है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें कतई भी ये नहीं भूलना चाहिए, हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए थे पिछले वर्ष 15 और 16 जून की रात को, जब भारत की सेना पर, जो भारत का वहां पर कैंप लगा हुआ है, वहां पर चीन की सेना, चीन के कुछ सैनिकों की ओर से धोखे से वहां पर वार किया गया, आक्रमण किया गया। उसके बाद भारत की सेना की ओर से भी मुंहतोड़ उत्तर दिया गया और चीन के भी कई सैनिक घायल हुए, कई सैनिक हताहत हुए, कईयों की मृत्यु हो गई। लेकिन हालांकि चीन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। फिर भी हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश के 20 वीर सपूत हमारे देश की अखंडता और हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करने के दृष्टि से, रक्षा करने के उद्देश्य से अपने प्राणों को न्योछावर कर गए। इस बात को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए। यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं वो बलिदान जो हुआ, उसके बाद से एक छोटा सा ब्रेक जरूर आया दोनों देशों की वार्ता, दोनों देशों के बीच जो बातचीत हो रही थी उसमें। लेकिन फिर अगस्त के महीने में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत ने कुछ ऐसी, एक प्रकार से सामरिक दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें करी, कुछ ऐसे टास्क किए, कुछ ऐसी चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं उसने चीन के ऊपर बढ़त बना ली। यानी हमारे देश ने कुछ ऐसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियां, जिसमें काला टॉप आता है, जिसमें कैलाश जो रेंज है, वहां की जो पहाड़ियां, उसके कुछ रेंजेस आती हैं, महत्वपूर्ण चोटियों पर भारत ने अपना ध्वज लहरा दिया, ध्वज फहरा दिया और उन तमाम चोटियों पर भारत ने अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद से कहीं ना कहीं चाइना, जिस पर पहले दबाव नहीं था ज्यादा, लेकिन उसके बाद से चाइना ने अपने बयान जो दिए वो कहीं ना कहीं असहज थे, उसमें उसकी असहजता दिखती थी। और उसके बाद आप सभी के सामने अब मैं जो अपडेट देने जा रहा हूं वो आपके सामने आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, और ये बात यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच इनिशियल डिसएंगेजमेंट के ऊपर सहमति जरूर बनी है। लगभग 9 दौर की वार्ताएं हुई हैं दोस्तों, दोनों देशों के जो कोर कमांडर्स हैं उनके बीच। इसके अलावा डिप्लोमेटिक स्तर पर भी, यानी कूटनीति के स्तर पर भी वार्ता का एक लंबा दौर चला है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, इसमें सारे बिंदुओं पर बात नहीं हुई है, यानी सारे हिस्से जितने भी हैं जहां पर भी चीन ने भारत की सीमा में आकर एक प्रकार से अतिक्रमण कह लीजिए, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत के सामने बैठा हुआ है। चीन उस पूरी की पूरी एलएसी की परसेप्शन का एक प्रकार से उल्लंघन कर रहा है। उसके मुताबिक जितने भी एलएसी को लेकर, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर, दोनों देशों के अपने अपने जो परसेप्शंस हैं, अपने अपने जो नजरिए हैं, अपने अपने जो दृष्टिकोण हैं, जो दोनों देशों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है चाइना ने। तो अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फ्रिक्शन पॉइंट्स कायम है। मसलन अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देखिए कि जैसे PP-15 का इलाका है, जैसे यहां पर हॉट स्प्रिंग्स का इलाका है, या फिर देपसांग प्लेन्स का इलाका है, वहां पर कहीं ना कहीं चीन के साथ अभी भी म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट पर बात नहीं हुई है। लेकिन जो 135 किलोमीटर लंबी जो पेंगोंगसो झील है दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में बहती है करीब करीब, इसके दोनों छोरों पर, यानी दक्षिण का छोर हो यानी साउथ बैंक हो, या फिर उत्तर का छोर हो यानी नॉर्थ बैंक हो, इन दोनों छोरों से
एक प्रकार से डिसएंगेजमेंट की जो बात है उसकी पूरी प्रक्रिया पर समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है। आखिरी बार ये वार्ता दोस्तों लगभग मैं आपको बताना चाहूं तो 15 दिन पहले हुई थी करीब करीब, और 24 जनवरी को ये वार्ता हुई थी और उसमें ये सहमति बनी थी। अब मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल या इनिशियल जो डिसएंगेजमेंट पर दोनों पक्ष राजी हुए हैं वो सिर्फ डिसएंगेजमेंट पर राजी हुए हैं, डी एस्केलेशन पर नहीं हुए हैं। डिसएंगेजमेंट का अर्थ ये होता है दोस्तों कि दोनों जो सेनाएं हैं वो आपस में टकराव की स्थिति में नहीं आएंगी। यानी जैसा कि मैं आपको बताऊं कि फिंगर 4 का जो इलाका है, जो कि पेंगोंगसो जो लेक है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 8 फिंगर्स जैसे उंगलियों के आकार की एक प्रकार से उसे उस जोन में बांटा गया है। उसी प्रकार से पेंगोंगसो झील को 8 जोन्स में बांटा गया है दोस्तों, 8 फिंगर पॉइंट्स है वहां पर, और फिंगर 4 पर दोनों देशों की सेनाएं आ चुकी थी दोस्तों। इनके परसेप्शंस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर संक्षेप में आप पहले जान लीजिए और शुरुआती इस वीडियो के हिस्से में आप जान लीजिए कि फिंगर 4 पर चूंकि आई टू आई कॉन्फ्रंट्रेशन हो गया था, किसी भी समय दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, ऐसी आशंकाएं विशेषज्ञों ने, ऐसी आशंकाएं पूर्व मिलिट्री कमांडरों ने, ऐसी आशंकाएं बहुत सारे लोगों ने जताई थी। भारत के आम जनता को भी ये लगता था कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है इससे पहले, लेकिन हो सकता है कि युद्ध हो जाए। फिर भी कहीं ना कहीं एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिंगर 4 के इलाके पर जो डिसएंगेजमेंट था उसको मंजूरी अब दोनों देशों की सेनाओं के बीच, सेनाओं की तरफ से दे दी गई है, जो समझौता हुआ। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि रक्षा मंत्री देश के जो हमारे हैं यानी राजनाथ सिंह साहब, इन्होंने संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में अपना भाषण जो दिया उसी में इस बात की जानकारी दी कि दोनों देश एक प्रकार से राजनाथ सिंह की अगर मैं आपको भाषण का कुछ एक अहम हिस्सा बताऊं उसमें यह कि उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटेड यानी समन्वित तरीके से, दूसरा है फेज्ड वाइज यानी चरणबद्ध तरीके से, और तीसरा है वेरीफाइबल यानी उसका सत्यापित तरीके से। इन 3 शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया और इन 3 शब्दों के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि भारत एक प्रकार से अपनी जमीन को नहीं खोया है, अपने किसी हिस्से को नहीं खोया है, और इन 3 शब्दों के माध्यम से उन्होंने ये बात कही कि चीन चरणबद्ध तरीके से, चीन सत्यापित तरीके से, और फिर एक प्रकार से समन्वित तरीके से दोनों देशों के बीच एक प्रकार से पहले चरणबद्ध तरीके से डिसएंगेजमेंट होगा, फिर दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होगा यानी समन्वित तरीके से होगा, दोनों की आपसी सहमति होगी, और फिर अंतिम जो होगा वो है वेरीफाइबल यानी दोनों देश इसका सत्यापित करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ सही तरीके से इसकी समीक्षा करेंगे कि क्या जो पूरा का पूरा ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है ये सही तरीके से हुआ है कि नहीं। दोस्तों आप इस पूरे समझौते को एक प्रकार से भारत की कूटनीतिक विजय के तौर पर भी देख सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं जो कि मैंने विश्लेषण किया है, मैंने जो एनालाइज किया है, इसके प्रमुख कारण क्या है दोस्तों कि आखिर चीन अपनी हिमाकत के बाद पीछे हटा है, चीन की हेकड़ी जरूर निकली है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों 3 कारणों से पहले जो मैंने एनालाइज किए हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है कि चीन ने डिसएंगेजमेंट के समझौते पर एक प्रकार से सहमति जताई हो और उसके बाद फिर से उसने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा हो। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं ये शुरुआती चरण है, एक सकारात्मक चरण है, एक सकारात्मक पहल है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 3 कारणों से पहले एक और बात, महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि एक वीडियो भी रिलीज किया गया है जो कि भारतीय रक्षा सूत्रों की ओर से किया गया है, और उसमें यह साफ आपको दिखता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे आप देखिए कि लिखा हुआ है कि पहले चीन के टैंक्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि T-96 जो टैंक्स हैं वो डिसएंगेज हो रहे हैं, यानी वो अपनी पूरी जो स्थिति है जहां पर वो कायम थे पहले उससे वापस लौट रहे हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के अगले हिस्से में एक और बात आप देख रहे होंगे कि इसमें आप भारत के T-90 टैंक्स भी पीछे हो रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों सेनाओं के बीच एक प्रकार से टकराव था। दोनों देशों ने भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रखी थी, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस था, इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल्स की भी तैनाती थी और टैंक्स की भी तैनाती थी। इसके अलावा भारी संख्या में, भारी मात्रा में जो गोला बारूद, असलहा, सब तोपें, सब कुछ वहां पर था, और एक प्रकार से पूरी की पूरी युद्ध की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती थी। लिहाजा ये समझौता हो गया, ये एक राहत की खबर है।
लेकिन यहां पर जो 3 कारण मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला कारण यह है दोस्तों कि भारत ने एक प्रकार से काउंटर स्ट्रेटेजी को अपनाया। भारत ने एक प्रकार से जब देखा कि चीन अपने सैनिकों की जो तैनाती है उसे लगातार बढ़ा रहा है, चीन सीमा पर जमावड़े को बढ़ा रहा है, चीन कहीं ना कहीं फ्रिक्शन पॉइंट्स पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, तो फिर भारत ने अपने कदम पीछे नहीं किए, बल्कि भारत ने सीना तान कर, भारत के सैनिकों ने सीना तान कर चीन का मुकाबला किया। भारत सरकार की भी इसमें भूमिका अहम है, लेकिन भारत सरकार की भी कुछ बातों पर मैं आगे बात करूंगा जो शायद कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह साहब ने एक प्रकार से बचने की दिशा में उन्होंने कहा, साफ नहीं कहा, स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन फिर भी यहां पर तारीफ तीनों की करनी होगी, जिसमें कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति, भारत की सरकार और सबसे महत्वपूर्ण है भारत के सैनिक, जिनकी वीरता और पराक्रम के कारण ही ये समझौता हो पाया है। तो सबसे पहला कारण यह है दोस्तों कि भारत ने कहीं ना कहीं चीन के ही सामने उसी की भाषा में जवाब दिया चीन को। जब चीन ने भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की तो भारत ने भी भारी संख्या में सैनिकों की अपने तैनाती की, हथियारों के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ। इसके अलावा जो दूसरी मेरे को लगता है कि बड़ी ही अहम कारण है दोस्तों, वो कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध लगाए गए भारत सरकार की ओर से, कहीं ना कहीं जो एफडीआई समेत कुछ एप्स पर जो प्रतिबंध लगाए गए, कुछ कटौतियां की गई, कुछ ऐसे एक प्रकार से प्रतिबंध लगाए गए जिनको आप पाबंदियां कह सकते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं चीन का जो रुख है वो नरम हुआ है, चीन कमजोर पड़ा है और भारत ने बढ़त बनाई है। इसके अलावा एक अहम बात और है दोस्तों कि भारत ने इसी दौरान, आपको ये बात याद होगा, वो दृश्य आपको याद होंगे कि जब भारत ने मालाबार एक्सरसाइजेस की थी और कई देशों के साथ भी इस पूरे 10 महीने के दौरान साझेदारी उसको मजबूत किया है। इसके अलावा कई सारे देशों के साथ युद्धाभ्यास भी किए, तो लिहाजा इस पर दबाव भी बना चीन पर कि भारत एक प्रकार से अपने अन्य देशों के साथ, मजबूत देशों के साथ, बड़े देशों के साथ जो संबंध है उनको सुधार रहा है, उनको मजबूत कर रहा है, तो इसका भी एक दबाव चीन पर बना होगा। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कुछ अहम बात और, जो कि राजनाथ सिंह साहब की ओर से बताई गए। यहां पर 3 सिद्धांतों का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि कल जब संसद में उनका भाषण हो रहा था तो उससे पहले जो भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं यानी जनरल एमएम नरवणे साहब, इसके अलावा जो भारत के सीडीएस है यानी बिपिन रावत साहब, माफ कीजिएगा, तो बिपिन रावत साहब ने भी ब्रीफ किया। तो उसमें यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 सिद्धांतों पर बात हुई, जिसमें सबसे पहले बात यह हुई दोस्तों कि एलएसी को माना जाए, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को माना जाए। इसके अलावा इसे बदलने की एक तरफा कोशिश ना की जाए, और तीसरा सिद्धांत यह था कि समझौते का दोनों पक्षों की ओर से पालन किया जाए। तो ये जो तनाव और टकराव की स्थिति थी, इस पर एक प्रकार से इसका समाधान निकालने की दिशा में इन तीनों सिद्धांतों पर बात की गई थी। हालांकि दोस्तों ये बात भी आपके लिए जानना जरूरी है कि अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर लंबित पड़े हुए हैं कुछ बातचीत। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे के कुछ दिनों में, आगे के कुछ समय में जरूर इन मुद्दों पर भी बात होगी और भारत और चीन के बीच जो ये सैन्य टकराव की स्थिति बन गई है ये जरूर समाप्त होगी उस पूरे के पूरे एरिया के अन्य हिस्सों से भी। इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी चीन लगातार जो अतिक्रमण कर रहा है, चीन लगातार अरुणाचल समेत कई भारत के इलाकों को अपना हिस्सा मानता है, उसे जताने का प्रयास करता है, वो भी उसकी मंशा, उसे भी समाप्त करना होगा। उसे उसकी नियत, जो उसकी बदनीयत है, एक प्रकार से जो उसके नापाक मंसूबे हैं देश, हमारे देश के कुछ हिस्सों पर उसकी नजरें हैं, उसे उसी की भाषा में जवाब देने की भी आवश्यकता है। लेकिन यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ परसेप्शन के बारे में जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि भारत दरअसल जो झील है दोस्तों, पेंगोंगसो झील, फिलहाल पेंगोंगसो झील का ही एक प्रकार से विवाद सुलझता हुआ दिख रहा है। सुलझता हुआ तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरा समाप्त हो गया है, क्योंकि कभी भी चीन पीठ पर छुरा घोंप सकता है, विश्वासघात कर सकता है। यहां पर आप देखिए परसेप्शन की अगर मैं बात करूं तो भारत जो उस झील का उत्तरी हिस्सा है, वहां का फिंगर 8 तक के जो पूरा हिस्सा है दोस्तों, उसे एलएसी मानता है, और फिंगर 4 तक भारत का नियंत्रण भी है। चीन फिंगर 2 तक एलओसी को मानता है, जबकि उसका नियंत्रण फिंगर 8 तक का ही है। और दोस्तों यहां तक आप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों के परसेप्शंस अलग अलग हैं, लिहाजा दोनों की सेनाएं पेट्रोलिंग भी करती हैं। लेकिन अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की जो स्थायी पोस्ट है, यानी फिंगर 3 पर जो भारत की स्थायी पोस्ट है, धन सिंह थापा पोस्ट, वहां पर भारत की स्थायी पोस्ट है, और
जो समझौता हुआ है दोस्तों, समझौते के तहत ये है कि भारत अब फिंगर 3 से आगे नहीं आएगा। और जो चीन है, चीन के साथ ये हुआ है कि चीन को समझौता जो हुआ है उसमें तहत चीन की सेना फिंगर 8 से आगे नहीं आएगी। यानी जो फिंगर एक प्रकार से 4 से 8 का जो इलाका है, या 3 से 8 के, फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच का जो इलाका है, जिसमें 4, 5, 6, 7 जो फिंगर्स आती हैं, यहां पर नो पेट्रोलिंग क्षेत्र घोषित इसको किया जाएगा कुछ समय के लिए फिलहाल। और दोनों देशों की सेनाएं इस पर यहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकेंगी। तो ये बदलाव आया है दोस्तों, और इसी बदलाव को मानने की दिशा में ये समझौता हो जाए, इसीलिए 10 महीनों का समय लग गया। 9 दौर की वार्ताएं हुई कोर कमांडर स्तर की, और आगे भी वार्ताएं जारी रहेंगी। तो ये पूरा का पूरा स्थिति में बदलाव आया है, और ये पूरा का पूरा विषय है दोस्तों कि भारत की सेना अब फिंगर 3 पर जो हमारी स्थायी पोस्ट है, यानी धन सिंह थापा पोस्ट है, उससे आगे पेट्रोलिंग नहीं करेगी, और चीन की सेना फिंगर 8 से आगे नहीं आएगी। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। दोनों सेनाएं अब यहां से ही डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पर ध्यान देंगी, और 10 से 15 दिनों में ये डिसएंगेजमेंट का पूरा प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर हथियार है, लिहाजा कुछ दिन तो लगेंगे उन्हें वापस करने में। इस समझौते के मुताबिक दोस्तों एक बात आपके लिए और भी जानना जरूरी है, वो ये है कि जो एलएसी की फॉरवर्ड पोजीशंस है, वहां से भी जो निर्माण कार्य किया गया चीन की ओर से, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बैरक्स, बंकर्स और बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, उन्हें भी एक प्रकार से रिस्टोर किया जाएगा, उन्हें भी खत्म किया जाएगा। और भारत की ओर से भी अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है तो उन्हें भी वापस लिया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। यानी दोनों ओर से निर्माण कार्यों को एक प्रकार से अब समाप्त किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। और इसके अलावा एक बात आपके लिए जानना और जरूरी है कि जो एक प्रकार से समझौता ये हुआ है कि फिंगर 8 तक चीन की सेना रहेगी, जबकि फिंगर 3 तक भारत की पोस्ट रहेगी, और बीच का जो इलाका है उसमें फिलहाल कोई पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक प्रकार से समझौता हुआ है, और आने वाले समय में और भी जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी इस पूरे के पूरे भारत और चीन के टकराव को लेकर, वो भी मैं आपको समय समय पर पूरे मैं कोशिश करूंगा कि पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊं इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए आप मेरे साथ। विश्लेषण के साथ मैं आपको यहां पर इस चैनल के माध्यम से अपनी खबरों का, जो मौजूदा खबरें आती हैं, करंट खबरें आती हैं, उनका विश्लेषण करता हूं। सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और देखते रहिए स्वप्निल जंक्शन। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।